नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय समाज में आधुनिक फेमिनिज्म यानी नारीवाद के प्रभावों पर। पुरुष और स्त्री दोनों के ऊपर इसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभावों तथा इसके बदलते हुए स्वरूप पर। आज के दौर में फेमिनिज्म का नाम सुनते ही अक्सर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ लोग इसे बराबरी की लड़ाई मानते हैं तो कुछ लोग इसे पुरुष विरोधी एजेंडा समझ बैठते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलुओं पर चर्चा करेंगे, खासकर उन पर जो भारतीय समाज में नजर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले के समय के मुकाबले आज शिक्षा में समानता। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी शुरुआत को सकारात्मक विचार के साथ करना चाहिए, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। जैसा कि आप सभी सहमत होंगे, फेमिनिज्म ने भारत में लड़कियों की शिक्षा पर बड़ा सकारात्मक असर डाला है। जहां पहले बेटियों को पढ़ाने को लेकर संकोच होता था, वहीं आज लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्री भी बन रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी माता पिता बेटियों की पढ़ाई में निवेश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ा है। ये बदलाव फेमिनिज्म के उस विचार से आया है जो कहता है कि लड़कियां भी सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा भी कर सकती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। आज भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं वर्किंग वुमन बन रही हैं। महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और सरकारी सेवाओं में अपनी पहचान बना रही हैं। आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। नौकरी करने से महिलाओं के घर में भी फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। फेमिनिज्म का एक अहम मकसद ही यही था, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुआ है। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना। दोस्तों, जानता हूं कि ये कुछ ही घरों का सच है, मगर क्योंकि ये समाज में होता था इसलिए इसे मानना भी पड़ेगा। पहले कई महिलाएं घरेलू हिंसा या उत्पीड़न सहती थीं क्योंकि उन्हें समाज का डर था, अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचानी होती थी। लेकिन अब महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। कानून जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, विशाखा उत्पीड़न अधिनियम यानी पॉश एक्ट महिलाओं को सुरक्षा दे रही हैं। समाज में जागरूकता आई है कि महिलाएं अत्याचार सहने के लिए मजबूर नहीं हैं। ये काफी हद तक फेमिनिज्म के कारण ही संभव हुआ है, जिसने आवाज उठाने का हौसला दिया है। कानून और नीतियों में सुधार। फेमिनिज्म ने सरकार को भी मजबूर किया है कि वो महिलाओं के लिए बेहतर कानून और नीतियां बनाए। मातृत्व अवकाश यानी मटर्निटी लीव, कार्यस्थल पर क्रेच सुविधा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, ये सभी बदलाव फेमिनिज्म की वजह से ही संभव हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक सुना, हमारे समाज और खासकर महिलाओं को फेमिनिज्म से कई प्रकार के फायदे हुए हैं। मगर समय के साथ साथ फेमिनिज्म के रूप और प्रभाव में भी कई तरह के बदलाव आए हैं, जो कि आज के समय में समाज के लिए हर तरह से हितकारी नहीं कहे जा सकते। वीडियो के अगले हिस्से में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं फेमिनिज्म के दुष्प्रभावों पर। क्या आधुनिक फेमिनिज्म अपना रास्ता भटक चुका है? दोस्तों, फेमिनिज्म की असली सोच थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अवसर मिले। लेकिन ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि आज कई जगह बराबरी की जगह विशेष सुविधाओं की मांग हो रही है। 2019 में आई भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां महिला कोटे के नाम पर टैलेंट की जगह जेंडर को प्राथमिकता देने लगी हैं, जिससे कई बार योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाते हैं। झूठे मामलों में फंसाए गए पुरुष। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और दहेज जैसे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के 2021 का डेटा कहता है कि 498A, जो कि दहेज प्रताड़ना से संबंधित है, के तहत दर्ज मामलों में करीब 80% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं, क्योंकि वो केस झूठे पाए जाते हैं और उसके कोई सबूत नहीं मिलते। मगर तब तक कई पुरुष सालों कोर्ट में भटकते हैं। इसके अलावा पुरुषों के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ 2015-16 के एक सर्वे में सामने आया था कि 3% पुरुषों ने घरेलू हिंसा की शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतें गंभीरता से नहीं ली जाती, जिसका सीधा मतलब है कि पुरुषों के लिए अलग नजरिया और महिलाओं के लिए अलग। परिवार संस्था पर असर। दोस्तों, आजकल फेमिनिज्म का एक हिस्सा पारिवारिक संस्था को गुलामी या बंदिश के रूप में दिखाने लगा है। महिलाओं को ये समझाया जाने लगा है कि एक संयुक्त परिवार में रहना उनके लिए उनकी आज़ादी का छीना जाना है। उनके साथ रहने पर वो ऐसी चीज़ नहीं कर सकेंगी जिसमें उन्हें आनंद आता है। इसी का परिणाम है कि आज हमें संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। बल्कि अगर आपने अपने आसपास नोटिस किया होगा तो कई जगह सिर्फ हस्बैंड और वाइफ यानी कि एक कपल ही साथ में रह रहे हैं और परिवार का कोई अन्य उनके साथ नहीं रहता।
इसका एक प्रभाव ये भी हुआ है कि आज के समय में भारत में भी विदेशों की तरह तलाक के मामले बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ में किसी बात को लेकर ईगो क्लैश या कोई बहस होती है तो कोई बड़ा उन्हें समझाने वाला नहीं होता और बात बढ़ जाती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की 2020 की एक रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत में तलाक के मामलों में 15 साल में 250% की वृद्धि हुई है। कई समाजशास्त्री मानते हैं कि इसका एक कारण रिश्तों में बराबरी के बजाय टकराव का बढ़ना है। पुरुष विरोध और टॉक्सिक नैरेटिव। कई बार फेमिनिज्म की आड़ में हर पुरुष को दोषी मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑक्सफोर्ड स्टडी की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% युवाओं ने माना कि सोशल मीडिया पर पुरुषों के खिलाफ घृणा फैलाने वाली पोस्ट बढ़ गई हैं। इससे रिश्तों में भरोसा कमजोर होता है और दोनों जेंडर के बीच दूरी भी आती है। हम सभी आजकल ऑनलाइन ट्विटर या एक्स पर होने वाली बहस और लड़ाइयों में इसका उदाहरण देख सकते हैं। दोस्तों, फेमिनिज्म का शुरुआत का दौर एक शानदार दौर था और तब समाज को उसकी सख्त ज़रूरत भी थी, और महिलाओं को बराबरी दिलाने का दौर था, क्योंकि तब उनके पास वोट देने का भी अधिकार नहीं था और उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता था। ऐसे में उस समय के इंसानियत और समानता का विचार रखने वाले पुरुषों ने महिलाओं की आगे बढ़ने में मदद की और उनके हित में कानून और नियम बनाकर उन्हें अपने बराबर का स्थान दिया। मगर आज के समय में देखा जाए तो महिलाओं को अब वो हर अधिकार है जो कि एक पुरुष को है, किंतु अधिकार के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियों को महिलाएं उस तरीके से नहीं अपना पाई हैं जैसा कि उनसे अपेक्षित है तथा आवश्यक है। यही हमें आज के फेमिनिज्म के दुष्प्रभावों को भी दर्शाता है, जो उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी अपनाने की बजाय उससे दूर भागने को उकसाता है। आज के समय में अधिकतर यंग लड़कियों की आइडल नए जमाने की फेमिनिस्ट औरतें जैसे कि दीपिका पाडुकोण और अपूर्वा मखीजा जैसे लोग हैं, जो कि उन्हें नैतिकता और सभ्यता का रास्ता छोड़कर विवाहितर और अवैध संबंधों को अपनाने और गाली गलौज वाली अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती हैं। और अवयस्क तथा युवावस्था के दौर में प्रवेश करने वाली महिलाओं को उनके विद्रोही विचार और हार्मोन सर्ज के चलते ये सब रोमांचकारी और आनंदमयी लगता है, जिससे वो इस गलत राह पर चल बैठती हैं और भविष्य में अवसादग्रस्त हो जाती हैं। खुद दीपिका पाडुकोण ने भी अवसादग्रस्त होने की बात का खुलासा किया था, जिसके चलते वह अपनी जान भी खुद लेने के बारे में सोचने लगी थी। पुरुषों से समानता के नाम पर फेमिनिज्म आज महिलाओं को अपना ही स्वास्थ्य खराब करने वाले सिगरेट और शराब पीने को आज़ादी बताता है और उन्हें नशे और बीमारियों के अंधकारमय रास्ते पर ढकेल देता है। इसीलिए दोस्तों, आज वक्त आ गया है इस आंदोलन के आत्मचिंतन का। क्या फेमिनिज्म सच में अभी भी समाज को बराबरी की ओर ले जा रहा है, या हमारे देश की युवा पीढ़ी को एक अंधकार भरे रास्ते की ओर ढकेल रहा है, जहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आता? क्या ये समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच एक नई खाई पैदा कर रहा है, जबकि अधिकतर लोग पहले से इस बात को जानते हैं कि पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं? आइए सोचें और ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को इंसाफ मिले, न कोई विशेषाधिकार, न कोई अन्याय। अगर आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।